बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, क्लास 11 का सबसे लास्ट चैप्टर होता है ये, और सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी यही लगता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल अकाउंट्स। समझते हैं कि क्या होता है आखिर फाइनल अकाउंट्स, किस तरह से इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। आ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये जो फाइनल अकाउंट्स हम कहते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स आखिर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों, अगर हम लोग नाम से देखें, जैसे इसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, यानी कि ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये ईयर के एंड में बनाए जाते हैं। फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी या फर्म के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर prepared at the end of a financial year या accounting year to assess the profitability and financial position of the firm, या बिजनेस हम लोग कहें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों, जैसे कि डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सबसे पहली चीज, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर या किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाए जाएंगे। पहली चीज। दूसरा, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाना है मुझे फाइनल अकाउंट्स, तो टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कंपनी की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिट में है या नहीं है, और अगर प्रॉफिट में नहीं है या है तो कितना प्रॉफिट या लॉस में है। और सेकंड, इसका रोल क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म या बिजनेस। दूसरी बात, हमको इन अकाउंट से ये पता चलेगी कि बिजनेस में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस समय। पिछले लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो ग्रो हुई है या डिक्लाइन कर गई है, क्या ट्रेंड शो कर रहा है मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, या मेरा ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है। अब बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं, फाइनल अकाउंट्स को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले हम या फाइनल अकाउंट्स बोले हम, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, ये तो भाई समझ गए। अब बात आती है कि फाइनल अकाउंट्स हैं क्या। मीनिंग तो समझ गए, क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, होते क्या है, इनमें क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं। तो बच्चों, इनमें तीन चीजें बनती हैं, या मैं दे इंक्लूड थ्री स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स इसमें बनेंगे, या तीन अकाउंट्स मैं कह सकता हूँ इसमें बनेंगे। पहला बनेगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट जो हमारा फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सबसे लास्ट में बच्चों हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि सभी बच्चों से कहा जाता है हमेशा, अकाउंट्स लेने के बाद सभी बच्चों ने सुना होगा अपने सीनियर्स से कि भाई बैलेंस शीट मैच में, बैलेंस शीट मैच में। सबसे टफ चीज जो मानी जाती है 11th में, दैट इज बैलेंस शीट। यानी कि तीन अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स के अंडर। अच्छा ठीक है, ये तीन चीजें बन जाएंगी, सीख लेंगे, बहुत ईजी से है, कोई दिक्कत नहीं। बात आ गई कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को बच्चों अगर हम लोग कलेक्टिवली बात करें तो इन लोग को हम लोग कहते हैं स्टेट इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्योंकि ये कंपनी की इनकम बताएंगे फॉर द ईयर। इनकम या प्रॉफिट बताएंगे, ये हमें कंपनी का प्रॉफिट या इनकम असेस करके कैलकुलेट करके दे देंगे, इसलिए हम लोग इनको कलेक्टिवली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को कलेक्टिवली स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोलते हैं। एंड बैलेंस शीट को एक नाम और दिया जाता है, जो कि कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा,
अब सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। कब प्रिपेयर होंगे? एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर होंगे। क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जिससे कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। अच्छा, इसके बाद 3 स्टेटमेंट्स बच्चे बनते हैं इसमें। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कलेक्टिवली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इनकम या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है। तो बच्चों ये तो थी मोटी मोटी नॉलेज की फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। अब हम लोग को मेन जो चैप्टर में पढ़ना है यानी कि न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बन रहा होगा। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों बनता है। बट एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट एक सर्टेन चीज के लिए बनता है जो कि होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनेगा? इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट या असेस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस of the business from its main revenue generating activities। यानी कि बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों ये होगा कि कंपनी ने साल भर में जितना भी प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, किससे? अपनी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि सिर्फ अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके या मैन्युफैक्चर करके और सेल करके। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कंपेयर करूं प्रोडक्शन और सेल्स को, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी उससे मुझे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस। यानी कि सिर्फ मैं अगर प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल्स को अपनी कंपेयर करूं, अगर मेरी भाई प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा निकल गई तो बच्चों ग्रॉस लॉस हो जाएगा, और अगर सेल्स ज़्यादा आ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ इतनी होती है। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करके। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या आइटम्स आते हैं उसमें। ट्रेडिंग अकाउंट, जो पहला जो कॉलम बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट में वो बनेगा पार्टिकुलर्स, सभी नॉर्मल लेजर्स की तरह पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन अगेन पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब बच्चों डेबिट साइड, जैसे कि हम लोग जानते हैं गोल्डन रूल्स कहता है कि लेजर के डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो यानी कि डेबिट साइड में मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करूंगा मैं, एंड क्रेडिट साइड में अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सबसे पहला बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, तो बच्चों मुझे प्रोडक्शन एक्सपेंस, यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल्स वैल्यू क्या किस कौन सी ज़्यादा है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक काम करना होगा कि पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला आइटम मेरा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो भी मेरे पास स्टॉक रहा होगा एज ऑन जनवरी 1, सॉरी एज ऑन अप्रैल 1, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक बता दूंगा अपना। ठीक, इसके बाद डेबिट ही साइड में बच्चों ओपनिंग स्टॉक के बाद आ जाएंगी हमारी टू परचेजेस अकाउंट। जितनी भी हमने परचेजेस किए हैं
ठीक, वो हम उतारेंगे। और अगर अगर कोई परचेजेस रिटर्न है तो उसको इसमें से लेस कर देंगे। यानी कि जो मेरी परचेजेस है वो मैंने उतारी, उसमें से परचेजेस रिटर्न को लेस कर दिया, फिर जो फाइनल परचेजेस की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। और ये जो फाइनल परचेजेस की वैल्यू आती है बच्चों, यानी कि परचेजेस में से परचेज रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कहते हैं नेट परचेजेस। इसके बाद बच्चों आएगा थर्ड आइटम जो हमारा आता है, वो आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है, सब बच्चों का ये कंफ्यूजन आया होगा तुरंत कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे जो कि तीन चीज़ों से रिलेटेड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे हमारे वो तीन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। या तो फैक्ट्री से बच्चों ये रिलेटेड होंगे, या फिर बच्चों ये प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और या फिर ये रिलेटेड होंगे परचेजेस से। इन तीनों से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस दिखें आपको सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए। ठीक, अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तो हो गई डेबिट साइड के आइटम्स की बात। अब क्रेडिट में क्या आएगा भाई? तो क्रेडिट में जैसा कि हम लोग ने कहा, हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को सेल से कंपेयर करते हैं, तो क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स बाई सेल्स अकाउंट, जो भी फर्म की सेल्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर। और अगर सेल्स रिटर्न भी कुछ हुई है तो उसको इसमें से लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मैं पहले सेल्स की अमाउंट लिखूंगा और उसके नीचे सेल्स रिटर्न की अमाउंट लेस करके फाइनल अमाउंट जो आएगी वो यहाँ पे लिख दूंगा। अब सब बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया था तो नेट परचेजेस कहते थे, तो यहाँ सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर रहे हैं तो क्या हम नेट सेल्स कह दें? बिल्कुल नेट सेल्स कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे नेट सेल्स। ओके बच्चों, ये आ गया। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, एक लास्ट आइटम सिर्फ बचा जो कि है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? सब बच्चों को मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो कि बिजनेस के पास एज ऑन मार्च 31 होगा। मार्च 31 को जो भी स्टॉक बिजनेस के पास है वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए बच्चों, तो हम लोग ने कितने आइटम्स उतारे? पहले उतारा डेबिट में ओपनिंग स्टॉक जो कि अप्रैल 1 को स्टॉक होता है। सेकंड उतारा परचेजेस अकाउंट, उसमें से परचेज रिटर्न अगर है तो लेस करके नेट परचेजेस यहाँ लिख दी फाइनल वैल्यू। और तीसरा हमने उतारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिमिलरली क्रेडिट में हमने उतारा सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करके नेट सेल्स लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इतना आइटम उतारने के बाद, इतनी चीजें कॉपी करने के बाद हम लोग को सिर्फ एक काम करना है, कंपैरिजन। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करिए, डेबिट साइड का टोटल करिए। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया, बैलेंसिंग करेंगे हम लोग जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर बच जाए। यानी कि अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है तो वो कहलाएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगी बच्चों डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर को। और सिमिलरली अगर यही हमारी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड बच जाए तो ये कहलाएगा बाई ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। और बस इतना सा काम करने के बाद आराम से हम लोग को बैठ जाना है, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट ये था कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ 5 आइटम्स हैं, इनको एज इट इज कॉपी करके बैलेंस कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब ट्रेडिंग अकाउंट को और बेटर समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जिससे कि सब बच्चों को समझ में आ जाएगा हाँ भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस लगाने की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट समझने के बाद कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोग ने ये देखा ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपीयर हो जाएंगे जितने भी होंगे डेबिट साइड में। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं ताकि हमें ध्यान रहेगा। तो ये रहेगी बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स या लिस्ट, जो कि सब बच्चों को एक ही बार में याद हो जानी है, सारे बच्चे समझदार हैं। चलिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों। अब जैसे कि हम लोग ने कहा था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो
या तो बच्चों फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, या फिर प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, और या फिर सारे के सारे परचेज से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों से रिलेटेड बच्चों के एक्सपेंसेस होंगे, वो ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगे। सबसे अच्छी चीज़ होती है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बन ही नहीं सकता। चलिए देखिए वही फिर कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड बच्चों कौन से हो सकते हैं एक्सपेंसेस। एक तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्टली इस नाम से आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब ही हो गया फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, दूसरे हमारे कौन से हो सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, फ्यूल, गैस एंड पावर, ये हो सकता है बच्चों। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, या फिर हम लोग नाम दे सकते हैं इनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक ही चीज होती है। उसके अलावा बच्चों मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, या तो इस नाम से डायरेक्ट होगा या कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज, फ्रेट, यानी कि बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओके। या फिर हमारा कैरेज ऑन परचेजेस, परचेज करने के लिए हमने जो कैरेज दिया, किराया भाड़ा दिया, जिसको कि हम लोग कैरेज इनवर्ड्स भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड्स। उसके अलावा बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। या फिर बच्चों हमारा इसके बाद आता है परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंस। परचेजेस से रिलेटेड कौन से हो सकते हैं बच्चों हमारे, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हम लोग कह सकते हैं, एक होती है, वो हो गई, ठीक। और इसके अलावा बच्चों हमारा होगा रॉयल्टी। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं हमारे। इतने ही होंगे लगभग हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। और एक हम लोग लिख सकते हैं डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब होता है बच्चों कि जो भी हमारा सामान आता है ना, जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं भाई शिप से मंगवाती हैं सामान, तो शिप से उनका सामान आता है ओवरसीज, अगर उस थ्रू आ रहा है तो डॉक पे आएगा, और आप डॉक पर सामान लेने के लिए अपने गुड्स को निकालने के लिए डॉक से कुछ एक चार्जेस देने होते हैं, तो वो होते हैं डॉक चार्जेस। तो बच्चों ये हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री प्रोडक्शन या परचेजेस से रिलेटेड हैं, ये सारे ही। अब बच्चों हम लोग अपने एग्जाम्पल है का परचेजेस हैं 10 lakhs की, सेल्स दी है हमें 25 lakhs, फ्रेट इज ऑफ 30,000 रुपीज, वेजेस हैं 1,50,000 की। उसके अलावा हमारे पास परचेजेस रिटर्न है 150,000, सेल्स रिटर्न 1 लाख, कैरेज ऑन परचेजेस 10,000 एंड कैरेज ऑन सेल्स 5,000। इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलिए तो ट्रेडिंग अकाउंट अपने फॉर्मेट को बना लेते हैं पहले। अब जब भी हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके नीचे हमको लिखना होगा फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं उस ईयर को भी लिखेंगे। यहाँ पे हमें कोई डेट नहीं है तो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही फॉर्मेट आ जाएगा। पहला कॉलम जैसा हम लोग ने पढ़ा था पार्टिकुलर्स का रहेगा, सेकंड रहेगा अमाउंट का, थर्ड पार्टिकुलर्स, फोर्थ अमाउंट। तो अच्छा जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा, सबसे पहला आइटम हमारा क्या जाता है, ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमें दिया है 2 लाख रुपीज का। यहाँ पे हम लोग बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, ये हम लोग से लिखने में मिस हो गया, ये भी हमको दिया हुआ है 1 लाख का, ठीक है। सबसे पहला अमाउंट का जो आइटम हमारा अपीयर हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में वो आया डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, ये हम लोग ने सीखा है। इसके बाद आता है हमारा परचेजेस,
तो बच्चों क्या हमें इन्फॉर्मेशन में परचेजेस दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कहाँ है ये? 10 लाख की। तो ये हम 10 लाख यहाँ पर उतार देंगे। इसके बाद हम लोग को याद है कि अगर परचेजेस रिटर्न दी है तो उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। देखते हैं भाई परचेज रिटर्न दिए। हाँ जी ये दिया है हमें परचेज रिटर्न 50,000, यानी इस 50,000 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल परचेजेस में से। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू निकल के आई 10 लाख माइनस 50,000 यानी कि 9,50,000, ये है मेरी नेट परचेजेस। इसके बाद थर्ड आइटम हम लोग ने पढ़ा था कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं, तो एक एक करके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। पहले देखें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, फ्रेट। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ये है फ्रेट जो कि है 30,000 का। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू फ्रेट अकाउंट 30,000। इसके बाद वेजेस कितनी है? 1,50,000। तो टू वेजेस अकाउंट 1,50,000। इसके बाद बच्चों और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हमें दिख रहा है? यहाँ पे देखें परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं, कैरेज ऑन परचेजेस, हाँ जी कैरेज ऑन परचेजेस भी हमारा परचेजेस से रिलेटेड है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। टू कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस हमारी कितनी है? 10,000 की हो गई हमारी। इसके बाद और हमें दूसरी दी है कैरेज ऑन सेल्स। ये तो सेल से रिलेटेड है, हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से और या फिर परचेजेस से। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बन सकता, तो इसको क्रॉस कर दिया मैंने। अच्छा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने ही अपीयर करना है। इसका क्रेडिट साइड चलते हैं। क्रेडिट में सबसे पहला अमाउंट क्या पड़ता है? सेल्स का। तो जरा देखा जाए इन्फॉर्मेशन में भाई हमें सेल्स दी है क्या? सेल्स हमारी है ये 25 लैक्स की, तो यहाँ पे हम 25 लैक्स लिख देंगे। इसके बाद इसमें से हम लोग को सेल्स रिटर्न करना भी सीखा है हम लोगों ने, जो कि लेस होता है। तो सेल्स रिटर्न देखें अगर दिया है तो लेस कर देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न भी हमारे पास है 1 लाख। चलिए तो ये हमने 1 लाख इसमें से टोटल सेल्स में से माइनस कर दिया, फाइनल आ गया हमारा 24 लाख। इसके बाद और इसके बाद हमारा आइटम आता था बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी इंफॉर्मेशन में हमें अपीयर कर रहा है, जो कि हमारे पास है 1 लाख का। ये हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। बस अब सारे अमाउंट हमारे डल गए, सारे आइटम्स डल गए ट्रेडिंग अकाउंट के। इसके बाद हमें सिंपल बैलेंसिंग करनी है। चलिए तो बैलेंसिंग करके देखें। अगर मैं क्रेडिट साइड को बैलेंस करूं, टोटल करूं, तो 24 लाख प्लस 1 लाख यानी कि क्रेडिट का टोटल मेरा आ गया 25 लाख। इसके बाद डेबिट का टोटल अगर हम करें तो ये आएगा 2 लाख प्लस 9,50,000 यानी कि 11,50,000 प्लस 30 11,80,000 प्लस 10 11,90,000 प्लस 1,50,000 यानी कि 13,80,000। 13,80,000 आ गया। इसके बाद बच्चों हमको सिंपल बैलेंसिंग करनी है, तो 25 लाख क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, यानी कि बैलेंसिंग फिगर मेरी इधर आ जाएगी, जिसको कि हम नाम दे देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फर्म जो है एक्चुअली में अच्छी पोजीशन में है, इसने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है भाई इस ईयर के एंड में। तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ अपीयर कर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 25 लाख माइनस 13,80,000 यानी कि 11,20,000 का। दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये था हमारा बच्चों पहला इलस्ट्रेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया। और एंड में ये हमारा टोटलिंग अपीयर कर जाएगी 25 लाख। बच्चों आई होप ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को बना के समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है और क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद अब इसी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड
बच्चों एक इलस्ट्रेशन करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से डिराइव हो जाते हैं। तो फॉर्मूले समझने के लिए मैं एक बार फिर से ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देख के अगर हम लोग फॉर्मूले निकालेंगे इससे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। एक इलस्ट्रेशन के बाद जैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ में आ ही गया है कि भाई किस तरह से बन रहा है। चलिए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बनेगा पर, तो साथ साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला अमाउंट आएगा ओपनिंग स्टॉक, सेकंड अमाउंट आएगा हमारा परचेजेस, जिसमें से कि परचेजेस रिटर्न लेस होती है तो इसको मैं नेट परचेजेस डायरेक्टली कह सकता हूँ यहाँ पर, नेट परचेजेस। थर्ड आइटम हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग समझ चुके हैं सारे क्या होते हैं, एक इलस्ट्रेशन भी लगा लिया है। तो अब ये बेसिक आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्रेडिट साइड का हमारा पहला आइटम होता है बाई सेल्स, जिसमें से हम लोग सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं तो हम लोग नेट सेल्स कह सकते हैं यहाँ पर। और सेकंड आइटम हमारे क्रेडिट साइड का आएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इसके बाद बच्चे सब लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर डेबिट साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, एंड अगर क्रेडिट साइड का तो ग्रॉस लॉस। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग इतनी देर से कर भी रहे हैं, हम लोग को समझ में आ चुका है कि अगर कोई मुझसे कहे कि नेट परचेजेस निकालो तो मुझे पता है नेट परचेजेस क्या होता है। नेट परचेजेस होता है परचेजेस लेस माइनस परचेजेस रिटर्न। ये तो हम लोग सिर्फ फॉर्मेट बना बना के ही समझ गए हैं। सेकंड फॉर्मूला, अगर मुझसे कोई कहे नेट सेल्स निकालो तो भाई जब नेट परचेजेस आ गया तो नेट सेल्स भी सेम होगा, यानी कि सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ये हमारा नेट सेल्स आ गया। थर्ड फॉर्मूला बच्चों जो हमारा आएगा वो आएगा कि अगर मुझसे कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है हमारा कि हमने जितने भी गुड्स सोल्ड किए हैं साल भर में, जितने भी गुड्स मैंने साल भर में बेचे हैं अपने, जितनी वो उनकी कॉस्ट क्या थी। गुड्स हम लोग बेचते हैं सेलिंग प्राइस पे, तो जिस प्राइस पे मैं बेचता हूँ सेलिंग प्राइस पे, वो तो मैं नेट सेल्स में डाल देता हूँ। बट एक्चुअली में प्रॉफिट तो तब होगा ना गुड्स को बेचने पर, जब अगर गुड्स की कॉस्ट है 100 और मैं उसको सेल करूं एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 150, यानी कि इसकी कॉस्ट से ज्यादा जब सेलिंग प्राइस रहा होगा तभी प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है एंड सेल्स अलग है। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? भाई ट्रेडिंग अकाउंट में ही फॉर्मूला रखा हुआ है, देखते हैं कहाँ है। तो ये जो तीन आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली ले लें इस तरह से तो ये हमारे कहलाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमें मिल गया। और वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला एक और हो सकता है। वो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं
भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं हटा दूं इस ट्रेडिंग अकाउंट में से तो इसका सिर्फ दो बैलेंसेस बच रहे हैं, एक नेट सेल्स और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक होगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो भी मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे। यानी दूसरा फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी से एक और फॉर्मूला बन गया कि नेट सेल्स, अगर भाई ग्रॉस लॉस हो गया तो क्या करेंगे, तो नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस ऐड कर दीजिए तो भी आपका क्लोजिंग ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। यानी कि तीसरा फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। इसके बाद सबसे सस्ता फॉर्मूला हमारा आ गया फोर्थ एडजस्टेड परचेजेस का। एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, तो बच्चों एडजस्टेड परचेजेस कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस ये होता है कि साल भर में मैंने अपने गुड्स कितने के खर्च किए हैं टोटल, चाहे वो खरीदे हों चाहे ओपनिंग स्टॉक में से खर्च किए हों। मतलब जितने मेरे पास स्टार्टिंग में गुड्स थे ओपनिंग स्टॉक प्लस जितने मैंने परचेज किए परचेजेस, ये मेरे पास टोटल गुड्स थे साल भर में, इसमें से मैं लेस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक यानी जितने बचे ईयर के एंड में मेरे पास, तो जो बैलेंस आएगा एक्चुअली में वो ये होगा कि मैंने गुड्स खर्च कितने के किए हैं, एडजस्टेड परचेजेस कितनी है। यानी मैंने टोटल मेरे पास साल भर में रहे होंगे गुड्स ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के। मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 100 रुपीज़ का था, परचेज किए मैंने गुड्स 20 रुपीज़ के, टोटल मेरे पास गुड्स 120 रुपीज़ के हो गए। इसके बाद अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कह रहा हूँ भाई ईयर के एंड में बचा है 40 रुपीज़ का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर स्टार्टिंग में मेरे पास टोटल गुड्स थे 120 के और 40 के अभी भी बचे हैं, मतलब मैंने 80 रुपीज़ के खर्च कर लिए। तो बच्चों ये चार फॉर्मूले होते हैं। पहला नेट परचेजेस का, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, नेट सेल्स का, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर दूसरा फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर तीसरा फॉर्मूला नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, और फोर्थ फॉर्मूला हमारा है एडजस्टेड परचेजेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो अच्छा ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तब तक के लिए बच्चों आप लोग बने रहिए वीडियो में और अपनी तरफ से पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।